गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे जो भी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सीखा था उसे हम आगे परस्यू आउट करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जो चीज़ सीखी थी वो थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 करैक्टर्स के बारे में। फर्स्ट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड इज़ रिप्रोडक्शन। आज हम कुछ और करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परस्यू आउट करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म परस्यू आउट नहीं करते और उनका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। लाइक जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शंस थे, लेकिन मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गई, इनके कुछ एक्सेप्शंस नहीं होते। ये एक डिफाइनिंग, मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो आज उन्हें हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारा सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो हमने सीखा था, सबसे पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सीखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ हमने एक्सेप्शन भी सीखे थे। एक्सेप्शन क्या थे कि जो माउंटेन इज़ अ मोस्ट एक्सेप्शन ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो हमने से अच्छे से सीखा था कि एक माउंटेन इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, उस चीज़ बेसिस पर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सीखा था। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन के भी कुछ एक्सेप्शंस थे, लाइक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, ये क्या थे, कुछ एक्सेप्शंस थे हमारे रिप्रोडक्शन के। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉन्शियसनेस क्या होती है। मान लीजिए कि हमें एक कभी भी चोट लगती है, तो चोट लगने पर क्या होता है कि हम मान लीजिए एक सामने एक सांप आया हुआ है, तो उस सांप को देखकर हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें इससे दूर रहना है। मान लीजिए कोई एक बर्तन में गर्म पानी है और उस पानी को हम हाथ टच करते हैं गलती से, तो क्या होगा कि हम जब उसे हाथ टच करेंगे तो हमारी बॉडी खुद ही क्या होगी, कॉन्शियस होगी उस चीज़ के कि अभी हमें अपना हाथ पीछे करना है। अगर हमारी मम्मी डंडा लेकर हमें मार रही होगी तो हमें भागना होगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या इन सब चीज़ों को परस्यू आउट करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्शियसनेस होती है हमारी। तो इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। एनसीईआरटी में जो है अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन का भी एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटी सी लाइन में बताया हुआ कि अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन भी एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइक हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइक जो पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा के अंदर क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। सिलेंट्रेट होता है, उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग जो है उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इसी तरीके से डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम समझेंगे। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या एक तरीके का एक फ्लो चार्ट है जो कि आपको मदद करेगा आपके एग्जाम्स में आपको अच्छे से रिवाइज करने में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखते हैं कि मेटाबॉलिज्म में कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। सो लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है एंड उस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, जो भी मैं आपसे पूछती हूँ तो उसका जवाब आपको देना होगा कमेंट में। जो कमेंट में आंसर देगा वेल एंड गुड, जो नहीं एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा लास्ट तक वीडियो में जाके कि वीडियो में क्या क्वेश्चन है, उस चीज़ को अच्छे से समझिएगा एंड। चलो मेटाबॉलिज्म देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म देखो, मेटाबॉलिज्म की सबसे पहले आती है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। अगर हमें बताना हो कि मेटाबॉलिज्म वर्ड का मतलब क्या है तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज़ अ सम टोटल, ये क्या है, सम टोटल है ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होती हैं इनसाइड बॉडी के अंदर ऑफ द बॉडी और इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इनसाइड भी हो सकता है एंड इट मे बी आउटसाइड, ठीक ओके। तो ये बात याद रखना है, ये बात आपको आगे समझ में आएगी कि इनसाइड एंड आउटसाइड में क्या फ़र्क होता है। कि जो भी मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, ओके। तो ये बात याद रखिएगा कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इस बात का मतलब क्या है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं वो सभी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। हम कोई भी खाना खाते हैं, वो खाना पचता है, वो कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में टेक प्लेस होती हैं, तब वो खाना क्या इजीली पच पाता है।
तो वो जो खाना पचता है, वो जो रिएक्शन हुई उसे एक मान लीजिए हमने कोई भी फ्रूट खाया, हमने एक एप्पल खाया, उस एप्पल का ब्रेकडाउन जो हुआ वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। हमारी बॉडी क्या है, ऑक्सीजन का इंटेक करती है, CO2 को बाहर निकालती है। ये भी क्या है, एक बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, CO2 को बाहर निकाला जाता है। ये सभी प्रोसेस भी किस में आएंगे, हमारी मेटाबॉलिज्म में आएंगी। नेक्स्ट, हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए किसी के अंदर कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, किसी की बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन का इम्बैलेंसिंग हो जाती है, तो वो भी किसकी वजह से होगी, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो भी हमारी बॉडी में टेक प्लेस होंगी उसकी वजह से। तो ये सारी प्रोसेसेस क्या है, हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है हमारी मर्जी के बिना, अब अगर हम फूड खाते हैं तो वो फूड खुद ही डाइजेस्ट होता है। अगर मैं ये कहूँ कि अभी डाइजेस्ट मत हो, थोड़ी देर बाद हो जाइए भाई, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो वैसा नहीं होगा। वो क्या है, इनडेफिनेटली और इनडायरेक्टली प्रोसेस है जो कि बॉडी के अंदर डेफिनेटली टेक प्लेस होती रहती है। तो इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, इट में बी ए ह्यूमन, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा या बैक्टीरिया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही होंगी वो सभी किसके अंदर आएंगी, मेटाबॉलिज्म के अंदर। वो बॉडी के इनसाइड भी हो सकती हैं एंड आउटसाइड भी हो सकती हैं। तो अब इसको समझते हैं हम, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए एक ह्यूमन था, ओके। इस ह्यूमन ने क्या किया, इस ह्यूमन ने खाना खाया, इसने खाया एक एप्पल, उसके साथ में इसने थोड़ी सी सब्जी भी खा ली, वेजिटेबल भी ले लिए एंड मिल्क भी ले लिया। तो जो इसने फूड का इंटेक किया, फूड क्या होता है, फूड एक फ्यूल है हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक फ्यूल की तरह, एक बैकअप की तरह जो चीज़ काम आती है वो क्या होता है, हमारा फूड। जैसे कि हम गाड़ियों में देखते हैं, उनके अंदर क्या डाला जाता है, पेट्रोल या डीजल डाला जाता है। तो जो पेट्रोल और डीजल डाला जो जाता है उनके अंदर, वो पेट्रोल डीजल क्या है, गाड़ी को चलाने में मदद करता है। उसी तरीके से एक ह्यूमन बॉडी को चलाने में जो चीज़ मदद करती है, दैट इज़ फूड। वो क्या है, हमारा फूड है। तो फूड, मान लीजिए एक ह्यूमन ने क्या है, एक फूड का इंटेक किया। फूड का इंटेक क्या किया उसने, फूड का इंटेक किया उसने, कोई भी वेजिटेबल खा ली, या उसने कोई रोटी खा ली होगी, चपाती खा ली होगी, या कोई उसने मिल्क, थोड़ा सा मिल्क पी लिया होगा। तो ये सभी किस में आते हैं, हमारे फूड के अंदर आते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फूड का इंटेक किया, वो इट में बी फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क। नेक्स्ट आता है, अब जो फूड लिया इसने, उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, वो फूड टूटना स्टार्ट हुआ। मान लीजिए कि मैंने एक रोटी खाई थी, जो वो रोटी खाई थी तो वो रोटी का ब्रेक डाउन हुआ किसमें, रोटी में मेनली क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो रोटी का ब्रेक डाउन हुआ कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट फिर टूटा आगे जाके ग्लूकोज में। तो ये जो टूटना हुआ, ये सारी क्या थी, केमिकल रिएक्शंस थी जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रही थी, और यही क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म है। तो जो ब्रेकडाउन हुआ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में, मान लीजिए जो मिल्क लिया था वो उसका ब्रेकडाउन हो गया फैट में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ली तो उससे हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिल गए। चपाती खाई तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया। प्रोटीन हमें किससे मिलता है, प्रोटीन हमें मिलता है किसी भी प्रोटीन की चीज़ खाने से, प्रोटीनिशियस चीज़ खाने से। लाइक हमने जो चने होते हैं वो खा लिए, उससे प्रोटीन मिलेगा। हमने कोई हाई लेवल का प्रोटीन मिल्क शेक पी लिया तो उससे हमें प्रोटीन मिलेगा। तो ये क्या है, प्रोटीन के कुछ सोर्सेज होते हैं। तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी के अंदर उतना ही रिक्वायरमेंट होता है, एंड इस जो प्रोटीन है वो भी टूटेगा। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन में टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया, एंड इससे क्या निकली, एनर्जी निकली। एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में निकलेगी, जो कि बॉडी को कुछ भी काम करने में मदद करेगी। लाइक मैं आपको ये जो है मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा रही हूँ, तो इसमें क्या है, मेरी बॉडी की बार बार मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी एक वर्क कर रही है, और वो वर्क मैं किसकी वजह से कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर क्या है, एटीपी की फॉर्मेशन हो चुकी है। मैंने फूड का इंटेक किया, उसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद उससे एनर्जी निकली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड अब मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ आपको ये चीज़ समझाने में। तो एनर्जी निकली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड उससे क्या भी कोई भी हमने काम किया, लाइक हमने पढ़ाई की, हमने रनिंग की, हमने टीचिंग की, हमने स्टडी की, हमने फूड खाया,
उसमें भी एनर्जी लगती है, हाथ पैर तो हिलेंगे ही हमारे उसमें भी, तो उसमें भी एनर्जी लगती है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो किसकी वजह से हो पाई, मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो मेटाबॉलिज्म इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कैरेक्टर जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस आउट करता है। तो इसको एक दोबारा से समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म सबसे पहले तो होता क्या है। मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें कि मान लीजिए मेरे हाथ में रोटी है, मैंने उस रोटी को खा लिया, खाने के बाद उस रोटी का ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद वो रोटी क्या हुई, उसकी एनर्जी के फॉर्म में वो उसने एटीपी की फॉर्मेशन किया और मैं काम करना स्टार्ट कर दिया, मेरी बॉडी ने वर्क किया। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो मेटाबॉलिज्म की वजह से होते हैं। एक ये ही एग्जाम्पल नहीं है मेटाबॉलिज्म का, रेस्पिरेशन एक एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म का, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस एक एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म का, और भी डिफरेंट मतलब इतने सारे एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म के कि कुछ भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस दैट नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सीखेंगे कि टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म के मेनली 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट इज़ एनाबॉलिज्म, सेकंड इज़ कैटाबॉलिज्म। सो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट इज़ एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज़ कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में फ़र्क क्या होता है कि एनाबॉलिज्म के अंदर किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कोई भी चीज़ बनेगी। एंड कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होगा या डिस्ट्रक्शन होगी, कोई भी चीज़ टूटेगी। तो एनाबॉलिज्म में क्या है, कोई भी नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा होगा या कंस्ट्रक्शन, एंड कैटाबॉलिज्म में उस चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा होगा या डिस्ट्रक्शन। इसे हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि एना का मतलब, एना से याद रखो कि फॉर्मेशन, एंड CAT कैट से याद रखो कि डिस्ट्रक्शन। सो इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो गई। जो प्रोटीन होता है वो हमारी एक मोनोमर यूनिट होती है, एंड अमीनो एसिड जो है वो हमारी एक पॉलीमर यूनिट होती है। जो प्रोटीन होता है, जब बहुत सारे प्रोटीन मिल जाते हैं एक साथ में, तो उससे क्या बनता है, हमारा अमीनो एसिड बनता है। तो ये हमारा एक मोनोमर है, एंड अमीनो एसिड इज़ अ पॉलीमर। ये है क्या है, हमारा एक पॉलीमर है। तो प्रोटीन से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो गई, एक छोटी सी चीज़ से एक बड़ी सी चीज़ बन गई। तो उससे क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक चीज़ का फॉर्मेशन हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन इसी को हम कैटाबॉलिज्म के अंदर समझें तो कैटाबॉलिज्म में इसी को हम जो है रिवर्स डायरेक्शन में लिख के समझ सकते हैं कि अमीनो एसिड जब टूट जाएगा प्रोटीन में, हमने कोई भी ऐसा फूड खाया जिसके अंदर अमीनो एसिड था, एंड वो टूट गया किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर टूट गया। अमीनो एसिड क्या थी, एक बड़ी यूनिट थी, एक पॉलीमर था। प्रोटीन क्या थी, एक छोटी यूनिट थी। तो बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में टूट गई, तो वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ या डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म का। तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आपको शायद समझ आ गया होगा। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल होता है फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी, जब वाटर के साथ मिल जाए, जब वाटर के साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो उससे क्या बनता है, हमारा कोई भी ग्लूकोज बनता है, या हम बोल सकते हैं एक फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके एक फ्रूट की फॉर्मेशन करें या ग्लूकोज की फॉर्मेशन करें, तो यहाँ पर क्या हुआ, CO2 एंड वाटर दोनों मिल गए। मिलने के बाद उन्होंने क्या बनाया, मिलने के बाद उन्होंने बनाया एक फ्रूट। तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम रेस्पिरेशन के अंदर देखें, तो रेस्पिरेशन में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब भी रेस्पिरेशन टेक प्लेस हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्या है, CO2 बॉडी से बाहर निकलती है एंड वाटर बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर की फॉर्म में, या हमारी बॉडी के अंदर जहाँ भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ पर इस्तेमाल हो जाते हैं। तो हमने मान लीजिए कोई भी ग्लूकोज खाया था, उस ग्लूकोज को तोड़ने में जो है, उस ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो उससे CO2 एंड वाटर निकलता है।
CO2 एज ए रेस्पिरेशन बाहर निकल आती है एंड वाटर वेपर के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में हमारी बॉडी उसका इस्तेमाल कर लेती है। तो रेस्पिरेशन क्या है कि एक बड़ी, हमने कोई भी मान लीजिए एक रोटी खाई थी ग्लूकोज के फॉर्म में एंड वो रोटी टूट गई का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ या ब्रेक डाउन हो गया। तो वो एग्जाम्पल हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म का। वीडियो के लास्ट में नहीं, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, हमें ये भी पता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रही हैं, ये भी बात सही है। तो मेटाबॉलिज्म होता कहाँ पर है? हम ये बोल सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ क्या है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है किसी भी पार्ट के अंदर। तो मान लीजिए कि मैंने कोई खाना खाया, मेरे स्टोमक में वो चीज़ गई, तो स्टोमक में मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा होगा? मान लीजिए मैंने रेस्पिरेशन की, लंग्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मेटाबॉलिज्म जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये काफ़ी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को हम अच्छे से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि मेटाबॉलिज्म क्या था कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड हो रही होती है वो मेटाबॉलिज्म में आती हैं। कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म की जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सिर्फ हमारी बॉडी के इनसाइड नहीं हो रही होती, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, इन सभी प्रोसेसेस में जो है मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल नहीं होता। इसके साथ में मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल जो है बॉडी के आउटसाइड भी होता है इन ए सेल फ्री सिस्टम। अब बात आती है कि बॉडी के आउटसाइड कैसे, जैसे कि जो दो टर्म्स होती हैं, फर्स्ट इज़ इन विट्रो, सेकेंड इज़ इन विवो। इन विवो का मतलब होता है कोई भी काम जो बॉडी के अंदर हो रहा हो, एंड इन विट्रो का मतलब होता है कोई भी काम जो बॉडी के आउटसाइड हो रहा हो। तो इन विट्रो कल्चर के अंदर अगर बॉडी के बाहर, इन विट्रो कल्चर के अंदर अगर कोई भी काम हो रहा है तो वह क्या है, मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें बॉडी के आउटसाइड। अब बात आती है कि इन विट्रो कल्चर कहाँ पर देखा जाता है। इन विट्रो कल्चर लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, जो कपल्स, जो मदर अपनी वोम में बेबी को इजीली कैरी आउट नहीं कर सकती या किसी भी कोई भी कारण हो सकता है उस चीज़ का, तो उस समय पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब या इन विट्रो कल्चर में, लाइक IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Next is isolated metabolism reaction in vitro are not living things but surely living reactions। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो बॉडी के आउटसाइड जो भी टेस्ट ट्यूब में कोई भी काम हो रहा है वो क्या है, एक लिविंग बीइंग है? नो, वो लिविंग बीइंग तो नहीं है, लेकिन श्योरली ये बात ज़रूर है कि वो एक लिविंग रिएक्शन है। तो ये आपको समझना होगा कि जो आइसोलेटेड होता है मतलब अकेला, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के आउटसाइड हो रही हो इन विट्रो कल्चर में, विट्रो का मतलब होता है ओपन कल्चर में, मतलब आउटसाइड हम बोल सकते हैं, ओपन या आउटसाइड हम इसको बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ बॉडी के आउटसाइड या ओपन में हो रही है तो वह इन विट्रो में आती है। आर नॉट लिविंग थिंग्स, वो एक जिंदा चीज़ नहीं है, बट श्योरली, लेकिन वो एक लिविंग रिएक्शन है। सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो आइसोलेटेड बॉडी के बाहर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो एक लिविंग बीइंग नहीं है, बट श्योरली एक लिविंग रिएक्शन है। अब इससे क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। तो उसमें आता है कि जैसे मान लो हम यहाँ पर आ जाता है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विवो है, इन विवो आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ आर नॉट लिविंग रिएक्शंस आ सकता है, यहाँ पर रिएक्शन आ सकता है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस, यहाँ पर लिविंग बीइंग आ सकता है। तो अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाती हूँ एक बार, देखो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस इन विवो आर नॉट लिविंग बीइंग, are not living reactions but surely living being। तो आपको याद रखना है यहाँ पर विट्रो की जगह विवो आ सकता है, लिविंग थिंग की जगह मतलब क्या आ सकता है, लिविंग रिएक्शंस वर्ड लिखा हुआ आ सकता है, एंड लिविंग रिएक्शन की जगह पर लिविंग बीइंग भी आ सकता है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नो एक्सेप्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो हो रही होगी। ये डिफर आउट करता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये अंदर वेरी करेगी, बट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो कैरी आउट हो रही होगी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमने मेटाबॉलिज्म को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, अब हम कॉन्शियसनेस को समझने की। कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको हम सबसे पहले अब मैं आपको ये बता दूं कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लाइक मैं इस पेन को अभी दीवार पर फेंक दूँ तो इसे चोट नहीं लगेगी, ही इज़ नॉट कॉन्शियस। लेकिन अगर मैं ऐसे ही किसी बच्चे को फेंक दूं तो ऑफ कोर्स वो शोर मचाएगा और बचने की कोशिश करेगा। मान लीजिए मैं इस पेन को बीच में से काट दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसी जगह मैं किसी बच्चे को स्केल से मारूं या किसी इक्विपमेंट से मैं उसे मारूं तो उसे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ही इज़ कॉन्शियस। अगर मान लीजिए एक बर्तन में, एक गर्म बर्तन में मैं एक गुड़िया का हाथ लगाऊँ, एक डॉल का मैं उसका हाथ लगाऊँ तो ही इज़ नॉट कॉन्शियस। लेकिन अगर मैं किसी एक जिंदा छोटी बच्ची का हाथ किसी गर्म बर्तन पर लगाऊँ तो वो झट से अपना हाथ पीछे कर लेगी। ये क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो अपने कॉन्शियस होते हैं अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं हाइजीन को लेकर, कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं अपनी स्टडी से, कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को देखकर। तो ये सारी क्या है, कॉन्शियस हैं, जो कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड जो है परफॉर्म करता है। एंड इट इज़ द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मेटाबॉलिज्म। सो कॉन्शियसनेस को हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि प्लांट, अब मैंने बोला कि कॉन्शियस जो है वो कैरेक्टर है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब लिविंग में जो है हमारे प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे ये जो है कॉन्शियसनेस का एक कैरेक्टर है। सबसे पहले हम प्लांट को समझते हैं। प्लांट मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, ये एक छोटा सा पौधा है एंड इस पौधे पर काफ़ी देर से सनलाइट गिर रही है, या काफ़ी समय हो चुका है कि सन इसके ऊपर क्या है, विराजमान है। और आज इसे पानी दे हुए 10 दिन हो चुके हैं। तो क्या होगा इस पौधे के साथ? इस पौधे के साथ कुछ नहीं होगा। ये कुछ समय के बाद ये पौधा जो है वो बिल्कुल मुरझा जाएगा, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, ये पौधा मुरझा जाएगा। तो दिस प्लांट इज कॉन्शियस टू सनलाइट, या हम बोल सकते हैं कि सनलाइट, ये जो प्लांट है कॉन्शियसनेस शो कर रहा है सनलाइट की तरफ, टेम्परेचर की तरफ, प्रेजेंस ऑफ वाटर की तरफ। ओके, तो ये क्या था, इस प्लांट ने कॉन्शियसनेस शो की अपनी इन सभी चीज़ों की तरफ। लेकिन अगर इसी प्लांट को मैं दोबारा से काफ़ी सारा वाटर दे दूं, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा वाटर डाल दिया सॉइल के अंदर, तो वाटर ऐड होते ही ये जो प्लांट है दोबारा से क्या हो जाएगा, अच्छे से खिल जाएगा। ये प्लांट वापस से खिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि प्लांट जो है वो भी कॉन्शियस है वाटर की तरफ, सनलाइट की तरफ, टेम्परेचर की तरफ। अलोंग विद दिस जो फोटो पीरियड्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन को भी, एनिमल्स को भी एंड प्लांट्स को भी। दिस अफेक्ट बोथ प्लांट एंड द एनिमल्स। जो फोटो पीरियडिज्म है वो अफेक्ट करता है प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को। अगर एक छोटे बच्चे को धूप में खड़ा कर दिया जाए, 2 घंटे खड़ा रहने दो, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर किसी कुर्सी को धूप में रख दिया जाए तो उसके हेल्थ को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। तो ये क्या है, प्लांट का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि प्लांट कैसे कॉन्शियस होता है अपने लाइट की तरफ। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं एनिमल्स को लूँ। एनिमल्स में मान लीजिए मैं किसी ह्यूमन को लेती हूँ। ये एक ह्यूमन है जो कि काफ़ी सेंसिटिव है, मीन्स काफ़ी इमोशनल है। तो इस ह्यूमन को मान लीजिए किसी ने काफ़ी बहुत बुरा भला कह दिया, तो ये ह्यूमन क्या है, उसी वक्त क्या है, रोना शुरू कर देगा, या ये सैड हो जाएगा, या इसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स उत्पन्न हो जाएंगी जो कि इसके लिए अच्छी नहीं है। तो ये मान लीजिए सैड हो जाएगा, तो इस तरीके से ये सैड हो जाएगा। तो ये क्या है,
ये कॉन्शियस था अपनी सराउंडिंग की तरफ। अगर यही चीज़ मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर लूँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लीजिए जो लैक्टोबैसिलस होता है हमारा, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, जो कि कर्ड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है दही बनाने में किया जाता है, एंड इट इज़ ए बैक्टीरिया। तो अगर मैं इस बैक्टीरिया की क्वांटिटी काफ़ी, मान लीजिए मुझे मिल्क, मुझे जो है कर्ड बनानी है, यहाँ पर ये मिल्क था, इस मिल्क के अंदर मैं इसकी क्वांटिटी डाल देती हूँ एंड टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो ये जो है अच्छे से कर्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर काफ़ी लो है तो भी जो है अच्छे से कर्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। अगर जो मिल्क का टेम्परेचर है वो हाई है तो भी जो कर्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, अगर टेम्परेचर लो है तो भी कर्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये भी कॉन्शियस है अपने सराउंडिंग की तरफ। तो क्वेश्चन आता है कि जो पर्सन, मान लीजिए एक पर्सन जो है वो कोमा में है, ओके, देयर वाज ए पर्सन हु इज़ लाइंग इन कोमा, एंड क्या वो एक लिविंग है या एक नॉन लिविंग है। क्वेश्चन आता है ये, जो पर्सन कोमा में है, सबसे पहले ही इज़ नॉट कॉन्शियस अबाउट इट्स सराउंडिंग, वो अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट के जो है वो अपने सराउंडिंग की तरफ वो क्या है, कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो एक लिविंग है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं। अगर एक जो है नॉन लिविंग अगर बॉडी तब होती जब उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसे दोबारा से हम परस्यू नहीं कर पाते, लेकिन कुछ मान लीजिए 10% ही चांसेस हैं उस ह्यूमन के कि वो कोमा से वापस आ सकता है, तो ही इज़ लिविंग एट दैट टाइम। वो अपने चारों तरफ के बेशक कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। तो जो कोमा में जो पर्सन लाई करते हैं वो भी एक लिविंग में आते हैं, एंड इट इज़ द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अब हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि ये एक असर्शन रीजन में हो सकता है या एमसीक्यू फॉर्म में कॉन्शियसनेस से जो है क्वेश्चन आते हैं। सो अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो फोटो पीरियड होता है वो अफेक्ट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म को इक्वली। ये मैंने आपको समझा दिया था प्लांट एंड एनिमल्स के एग्जांपल से कि जो फोटो पीरियड है वो अफेक्ट करता है। लाइक प्लांट को अगर सनलाइट इफेक्ट करेगी, एनिमल को सनलाइट इफेक्ट करेगी, या कोई भी फोटो पीरियडिज्म अफेक्ट करेगा। मान लीजिए कि एक रूम में बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे इंडोर हम बोल सकते हैं कि इनसाइड जब फार्मिंग की जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट दी जाती है, तो लेकिन वहाँ पर भी प्लांट ग्रो हो रहे होते हैं, तो उससे जो है प्लांट इफेक्ट करता है। मान लीजिए एक प्लांट को हम बिल्कुल अंधेरे में रख देते हैं, तो क्या वो प्लांट ग्रो कर पाएगा? नो, क्योंकि उसे सनलाइट नहीं मिल पा रही है उस वक्त। तो फोटो पीरियड जो होता है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। और सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं कि सीजन के समय पर जो प्लांट या एनिमल ब्रीडिंग शो करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं लिजार्ड का कुछ सीज़न होता है जिसके अंदर वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मान लीजिए वो सीज़न है समर का, समर के अंदर वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। वो क्या है, सीजनल ब्रीडर्स को भी जो है फोटो पीरियडिज्म अफेक्ट करता है। विंटर्स के समय पर जो लिजार्ड्स होते हैं वो मोस्टली क्या है, कहीं पर छुपी हुई होती हैं, लेकिन गर्मियों के समय पर वो क्या है, रिप्रोडक्शन शो करती हैं एंड वो मूवेबल होती हैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स शोज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है कि मैं अगर किसी को थप्पड़ मारूंगी तो वो समझ जाएगा कि इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो अगर मैं किसी को डंडा मारूंगी तो वो समझ जाएगा कि ये जो डंडा है मुझे इससे दर्द हो, वो पीछे हटेगा। अगर मैं किसी का गर्म हाथ लगवाऊंगी किसी बर्तन पर तो वो पीछे हट जाएगा, उसका हाथ अपने आप से पीछे हट जाएगा। उसका माइंड बोलेगा, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि अपने हाथ को पीछे कर लो। तो ये जो बात है वो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं अपने सराउंडिंग की तरफ। जो हमारी जो भी होते हैं लिविंग बींग जो होते हैं वो कैसे एक तरीके से कॉन्शियसनेस शो करते हैं। इट में भी फिजिकल, लाइक मैं अपना हाथ पीछे कर लूँ, बिहेवियर से भी वो शो कर सकते हैं,
एंड बॉडी के इनसाइड चेंजेस जो भी होंगे हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी जो हैं वो चेंजेस। स्टडी अबाउट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। वही प्रोसेस जो है हमारी डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो होती है। अब डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनके अंदर क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। उनके अंदर देखा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म तक ही जो है ये डिवाइड हो रहे होंगे। नेक्स्ट है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है उसके अंदर हमारे पोरीफेरा का जैसे हम एग्जांपल लें, इसे स्पंज के नाम से जाना जाता है। ओके, तो जो पोरीफेरा होता है उनके अंदर क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। नेक्स्ट इज सिलेंट्रेट स्टेनोफोरा के अंदर टिश्यू अप टू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। पहले सिर्फ प्रोटोप्लाज्म तक था, फिर वो सेल, उनके अंदर सेल की फॉर्मेशन हुई, फिर टिश्यू बनने लगे, उसके बाद ऑर्गन बनेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगी और इससे एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लाइक हम देखते हैं कि सिलेंट्रेट स्टेनोफोरा, इन दोनों के अंदर क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जा रही है। आफ्टर दिस द प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जा रही है। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं हमारे, जिसे फिलेरिया के नाम से जाना जाता है, वो क्या है हमारे, उनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। उसके नेक्स्ट जितने भी जो अदर फाइलम्स होते हैं उनके अंदर क्या है, जैसे आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, इनके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। तो जो ये सारी प्रोसेसेस हैं इनसे हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे जो है ऑर्गेनिज्म आगे डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे जाते हैं। एंड ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन। इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को ढाल ले, जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। एंड अडेप्टेशन होता है कि सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को अपने सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वो अडेप्टेशन होता है। तो इसको हम समझते हैं। Evolution is defined as the development of present day complex and the most diverse form of life. Evolution को बताया जा सकता है कि ये एक डेवलपमेंट है, इट इज़ एन डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट डे, आज के दिन की एक कॉम्प्लेक्स, काफ़ी मुश्किल फॉर्म एंड द मोस्ट डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ। ओके, तो वो क्या हो गया इवोल्यूशन। ये किससे होगा, फ्रॉम एंशियंट पास्ट वेरी सिंपल एंड द लेस्ट डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ। दिस हैपन्स ड्यू टू ए कोर्स ऑफ टाइम। क्या है कि जैसे जैसे कोर्स ऑफ टाइम जो इवोल्यूशन होता है उसे होने में कम से कम मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पुराने समय की कोई ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी लेस डाइवर्स थी और काफ़ी सिंपल थी, वो काफ़ी साल के बाद किस में कम कन्वर्ट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए एक मोर डाइवर्स एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ। तो वो क्या होगा, हमारा इवोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल, हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मान लीजिए एक पहले के समय में क्या होते थे, चिंपैंजीज होते थे, मंकी होते थे, उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी। लेकिन जैसे 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 समय पास आउट करता गया तो क्या हुआ, समय के साथ साथ वो ऑर्गेनिज्म में काफ़ी डिफरेंस आता गया। पहले जो ह्यूमन बींग थे उन्होंने आग जलानी सीखी, फिर उन्होंने अपने घर बनाने सीखे, उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट किया। तो ये जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया टुवर्ड मोर कॉम्प्लेक्स एंड द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ। पहले वो काफ़ी सिंपल थे, वो क्या है सिर्फ कच्चा मांस खाते थे, एनिमल्स को मारकर, और ये सारे काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो डाइवर्स फॉर्म के जैसे जैसे साल आगे बढ़े, वो डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ की तरफ बढ़े, तो वो मोर कॉम्प्लेक्स होते गए। उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ऐसे हथियार बना लिए जिनसे एनिमल्स को इजीली मारा जा सके। आज के समय पर घर बन चुके हैं, इन फ्यूचर कुछ और काफ़ी चीज़ें ऐसी बन जाएंगी जो कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए मोर डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ होगी।
तो ये क्या हुआ, एक इवोल्यूशन हुआ। पुराने समय में हम काफ़ी सिंपल थे और काफ़ी हम लेस डाइवर्स थे, लेकिन आज के समय पर हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं एंड मोर डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ हम जो है आज के टाइम पर शो करते हैं। तो दिस इज़ इवोल्यूशन। अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन, अगर अडेप्टेशन को मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो अडेप्टेशन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करे, साथ में रिप्रोडक्शन करे, उसको हम बोल देते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अडेप्टेशन शो कर रहा है। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर द टू थिंग्स विच इज़ नेसेसरी फॉर अडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो इट इज़ एन एट्रीब्यूट, ये एक गुण है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, बाहरी रूप से भी हो सकता है, बिहेवियरली भी हो सकता है, किसी के बिहेवियर के थ्रू भी हो सकता है, एंड फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। दैट एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव और रिप्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज़ अडेप्टेशन, उसे हम अडेप्टेशन बोलेंगे। तो अडेप्टेशन क्या है? इट इज़ एन प्रोसेस, इट इज़ एन फेज़, हम बोल सकते हैं कि एक फेज़ है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन कर सकता है इन्वायरमेंट में रहने के लिए। एंड इवोल्यूशन क्या है? एज ए कोर्स ऑफ अ टाइम, जब काफ़ी समय चला जाए उसके बाद जो लेस डाइवर्स या लेस कॉम्प्लेक्स चीज़ जो थी वो मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। अडेप्टेशन का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे जो कैक्टस होता है वो अपने आप को अडेप्ट कर चुका है डेजर्ट में रहने के लिए, वो पानी का लॉस अपनी बॉडी से काफ़ी कम करता है। जैसे कैमल हो गया, कैमल जो है वो काफ़ी कम पानी पीता है, वो अपनी बॉडी के अंदर उसने ऐसा फिजियोलॉजिकल ऐसी फिजियोलॉजी बना ली है जिससे वो इजीली सर्वाइव कर सके डेजर्ट के अंदर। उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो, अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग अगर गर्मी के समय पर बाहर निकला है, समर के समय पर बाहर निकला, तो उसे काफ़ी स्वेटिंग होती है, तो वो क्या हुई, उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। अगर सर्दी के समय पर वो बाहर निकली तो उसे काफ़ी शिवरिंग होती है, तो उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। अगर कोई ह्यूमन जो है अपने आप को अडेप्ट कर ले फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, उसे हम अडेप्टेशन बोलेंगे। तो ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन अलोंग विद दिस द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ आपको इतना सीखना है कि अडेप्टेशन, इवोल्यूशन एंड डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं। मान लीजिए मैं इस पेन को कहीं फेंकाऊँ और ये पेन क्या है वहाँ पर ही पड़ा रहे, तो ये खुद से चल के तो नहीं आएगा, ये इसने कोई अडेप्टेशन, कोई इवोल्यूशन शो नहीं किया। इस पेन के अंदर जो चीज़ थी वही रहेगी, उसका कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं होगा इन फ्यूचर। तो ये क्या है, एक डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस करते हैं। सो आई थिंक सो कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, कि डिफरेंट डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर कैसे प्रेजेंट है, क्या रीज़न है डाइवर्सिटी होने का, एंड ऐसे कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि डाइवर्सिटी को अफेक्ट करें। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, एंड लास्ट तक जिन्होंने वीडियो देखी हो वो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।